मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। बात करते हैं मैटर के बारे में। क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे मैटर। क्या है भाई मैटर? द मैटर इज द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इन अराउंड अस इज मेड अप। मैटर वो टर्म्स होते हैं जिससे आपका पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। पूरे यूनिवर्स का हर पार्टिकल्स की बात कर दें, कुछ भी आप जो भी देखते हैं या पूरा यूनिवर्स में सब कुछ महसूस देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, सारी चीजें आपके मैटर में आएंगी। इट इज एनीथिंग दैट, करा कि मैटर वो टर्म्स होते हैं दैट ऑक्युपाइज स्पेस, करा कि वो ऑक्युपाई करते हैं स्पेस, जो कि स्थान घेरते हैं, हैज मास, उनका वजन होता है, एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स, और जैसे ही ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसे क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं, मना करते हैं। यानी कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ मास होता है, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है या फोर्स लगाने पर जो आपका विरोध करता है, ऐसी कोई भी चीज क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स की। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जिनसे मैटर बना होता है उसका फिजिकल नेचर क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, करा कि जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, करा कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, जिन्हें हम एटम्स बुलाते हैं, और वो एटम्स मिलकर के बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं, यानी मैटर्स बनाते हैं। थर्ड चैप्टर आपका 9th में ही एटम एंड मॉलिक्यूल्स है, उस समय हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी मैटर को डिस्कस कर रहे हैं। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स की। पार्टिकल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो बात करते हैं पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग, करा है कि जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं? कंटिन्यूअस मूव करते हैं। इसका एक छोटी सी अगर हम बात करें तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो मूव करते हैं। सॉलिड में यह दिखाई नहीं देता, लिक्विड में हमें फील होता है, और गैस में हमें स्पष्टली दिखाई देता है। जैसे अगर गैस में हम अगरबत्ती जला दें तो क्या आप धुआं देखो, आप देखते हैं उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं, बिल्कुल रैंडमली वो आपको कंटिन्यूअस मूव करते हुए दिखाई देंगे। हम एक परफ्यूम अगर यहाँ क्या करें, परफ्यूम स्प्रेस कर दें, तो परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम का सारा सुगंध पूरे रूम में फैल जाता है कि नहीं फैल जाता है? तो इसका सेंस है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, करा पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, बिल्कुल होता है, तभी तो सॉलिड कम जगह लेता है, लिक्विड उससे ज्यादा जगह लेता है, और गैस के लिए बहुत सारा जगह चाहिए होता है। उनके बीच में स्पेस होता है। सॉलिड में मैक्सिमम स्पेस की बात करते हैं, लिक्विड में थोड़ा उससे कम होता है, ज्यादा होता है, और गैस में सबसे ज्यादा स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए खेत में जुताई हो जाती है, मिट्टी भुरभुरी है और खेत में जुताई हो गई, जुताई होने के बाद जब मिट्टी हट जाती है, पानी सोख लेता है वो, तो उसके पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के पास चिपक जाते हैं। कैसे चिपक जाते हैं? जैसे हम सिंपल सी बात करते हैं, नॉर्मल हमने मिट्टी लिया, उसमें पानी डाला, मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद हमने ईंट बना दिया, तो वो देखिए फेज क्या था? लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम इन तीनों के कंक्लूजन पे क्या निकलते हैं? इन तीनों का कंक्लूजन यह निकल के आता है कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, करा स्पेस की बात करें और काइनेटिक एनर्जी की बात करें पार्टिकल्स में, तो सॉलिड में वो सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज्यादा होता है, मीडियम होता है, और गैस में सबसे ज्यादा होता है। स्पेस की बात करते हैं और काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। गैस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी का सेंस होता है गतिज ऊर्जा, यानी उसमें चलने की क्षमता ज्यादा होती है, तभी तो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर तक ट्रेवल कर लेते हैं आसानी से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में मैक्सिमम होता है, लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, और गैस में गैस की अगर हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वो बहुत वीक होता है। इसीलिए उसके पार्टिकल्स, गैस के जो पार्टिकल्स, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को मैक्सिमाइज अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जैसे अगर हम बात करें इस बॉक्स की, तो इसके पार्टिकल्स क्या है? ये सॉलिड है, और इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत तेजी से मैक्सिमाइज तौर पर अट्रैक्ट किए हुए हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में है। लिक्विड में अगर ये होता तो लिक्विड फॉर्म में उसके पार्टिकल्स
थोड़ा कम अट्रैक्ट किए इंटरमीडिएट, और गैस फॉर्म में होता है वो अट्रैक्ट नहीं करते, उनका अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बहुत वीक होता है। अब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की। सॉलिड क्या मूवमेंट जो पार्टिकल्स के होते हैं वो क्या होता है? सॉलिड में जो मूवमेंट होता है मिनिमम होता है, लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, और गैस में मैक्सिमम होता है। अब हम आते हैं स्टेट ऑफ मैटर की। पूरे इस ब्रह्मांड की बात करें, यूनिवर्स की बात करें, तो यूनिवर्स में मैटर के जो मेनली 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होता है गैस। चलिए उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपने थोड़ी बात करते हैं अपनी बॉडी के बारे में। बॉडी की अगर हम बात करें तो बोन्स और टीथ क्या है हमारे? सॉलिड है। बोन्स और टीथ हमारे सॉलिड हो जाते हैं। ब्लड एंड वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, लिक्विड। ब्लड और वाटर क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो वो क्या होगा? गैसियस होगा। तो हमारे बॉडी में ही तीनों के तीनों फॉर्म है। सॉलिड स्टेट की अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो सॉलिड स्टेट का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, सॉलिड स्टेट हैव अ डेफिनिट शेप। सॉलिड स्टेट का डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट बाउंड्रीज। हम बात करते हैं तो उसकी डेफिनिट बाउंड्रीज होती है, हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी। कहा है कि इनके बीच में रिजिडिटी होती है और इनकम्प्रेसिबिलिटी। इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि इनमें तन्यता का गुण नहीं होता, इनको कंप्रेस नहीं किया जाता, ये इनकम्प्रेस होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता है। हैव डेफिनिट वॉल्यूम, तो इसकी डेफिनिट वॉल्यूम होती है। लिक्विड स्टेट, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड स्टेट है फ्लूइडिटी दैट इज दे आर नॉट रिजिड। कर रहा है कि जो भी हमारे लिक्विड होते हैं उनमें फ्लूइडिटी होती है, उनमें बहाव का गुण होता है। लो कंप्रेसिबिलिटी, उनमें कंप्रेसिबिलिटी लो होती है। नो डिफिनिट शेप, इसका डिफिनिट शेप नहीं होता। एंड बाउंड्रीज, और बाउंड्रीज भी डिफिनिट नहीं होती। सिंपल सी अगर आपसे कोई लिक्विड की डिफिनेशन पूछता है या सॉलिड की डिफिनेशन पूछता है या गैसियस की डिफिनेशन पूछता है तो आप नॉर्मल तौर में ऐसे डिफाइन करेंगे कि दैट सब्सटेंस व्हिच हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम नोन एज सॉलिड, फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट शेप known as liquid, and not fixed shape and volume known as gas। जिसमें दोनों शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं सॉलिड होता है, जिसमें शेप फिक्स नहीं होता वॉल्यूम फिक्स होता है लिक्विड होता है, और जिसमें शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होते वो गैस होता है। हैव डिफिनिट वॉल्यूम, और बात करते हैं लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड स्टेट की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? डेफिनिट होती है। अब गैसियस स्टेट की बात करते हैं। गैसियस स्टेट है फ्लूइडिटी, गैसियस स्टेट में भी फ्लूइडिटी होता है, बहाव का गुण होता है। हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, ये हाई कंप्रेसिबल होता है, इसे आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। हैव नो डिफरेंट बाउंड्रीज, और इसकी कोई डिफरेंट बाउंड्रीज नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ परफ्यूम छिड़क देते हैं तो ये पूरे रूम में क्या होगा? कवर्ड हो जाएगा, क्योंकि उसकी बाउंड्रीज डिफिनिट नहीं है। हैव नो डिफिनिट शेप, और उसका शेप भी डिफिनिट नहीं होता है। हैव नो डिफिनिट वॉल्यूम, और उसकी वॉल्यूम भी डिफिनिट नहीं होती है। चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, अब जो है हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़े हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, तो इसमें कैसे हम चेंज कर सकते हैं? तो इसके चेंजिंग के बारे में अगर हम बात करें तो वाटर कैन एग्जिस्ट इन द 3 स्टेट ऑफ मैटर, solid in ice, liquid water, liquid as a water, and gas as a water vapor. And heating ice melts into water and water converted into the water vapor। करा कि सिंपल सी एक बात समझ लीजिए कि जैसे हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की अगर डिफाइन करने की बात करें तो उससे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आइस हो गया, बर्फ जो हो गया वो सॉलिड में है, जब हमने थोड़ा सा टेम्परेचर उसको दिया तो वो क्या हो गया? लिक्विड में हो गया, और जब हमने थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो लिक्विड से किस में हो गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब हम जो है किसी भी मैटर के फिजिकल चेंज को, चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन बाय द 2 वेज। 2 वेज में हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट जो है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को
चेंज करके, और दूसरा बाय चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर को चेंज करके। प्रेशर को भी चेंज करेंगे तो भी हमारा स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा, और अगर हम टेम्परेचर को भी चेंज करेंगे तो भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा। इसका हमने वही छोटा सा एक एग्जांपल लिया कि आइस था, हमने टेम्परेचर चेंज किया तो लिक्विड में हो गया, वाटर में हो गया, और वाटर को थोड़ा सा और हमने बॉयल किया 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो किसमें हो गया, वेपर में। अब टेम्परेचर में हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड इज मेल्ट्स इनटू द लिक्विड। कह रहा है कि कोई ऐसा टेम्परेचर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ऐसा टेम्परेचर जो किसी सॉलिड को किसमें कन्वर्ट कर दे, लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्ट मीन्स होता है पिघलना। अगर हम बात करें वाटर की तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की बात करें तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट का सेंस है गुप्त उष्मा, छुपा हुआ उष्मा, छुपी हुई उष्मा के बारे में हम बात करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ हीट कह रहा है कि वह हीट की वह अमाउंट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितने हीट की जरूरत होती है, उसी अमाउंट ऑफ हीट को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर 1 किलो सॉलिड को हम जितना भी टेम्परेचर दे करके उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो जो जितना भी टेम्परेचर दिया गया है उसका अपना एक यूनिट होगा। पता होगा कि 2 किलो टेम्परेचर, 2 मतलब 2 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री तक, या जितना भी हमें अमाउंट ऑफ हीट जो भी दिए हैं उसको, वो अमाउंट ऑफ हीट ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म्स वेपर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी लिक्विड को जो टेम्परेचर आप देते हैं, तो टेम्परेचर देने के बाद
चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर के चेंज पर क्या इफेक्ट होता है किसी भी लिक्विड, सॉलिड और गैस पर, इन पे क्या चेंजेस होते हैं। इफ वी कंप्रेस ए गैस इन अ सिलेंडर, किसी गैस को अगर हम कंप्रेस करते हैं किसी सिलेंडर में, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड इनटू द लोअरिंग टेम्परेचर। अगर किसी गैस को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो वह गैस कंप्रेस होकर के दब करके कंप्रेसिबल होकर के किसमें चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है, लिक्विडफाइड हो जाती है। अक्सर आप लोगों ने यह नोटिस किया होगा कि बहुत ज्यादा अगर हम गैस अगर यूनिट रख लेते हैं अपने गैस सिलेंडर में तो वो क्या हो जाते हैं, अंदर एक मटेरियल लिक्विड का आ जाता है, वो लिक्विफाइड हो जाता है अगर प्रेशर बहुत ज्यादा दे तो गैस को अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे तो वो लोअरिंग टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक टर्मिनोलॉजी की तरह दिखाई गई है, ये इस फिगर से आप स्पष्ट ना हो। एंड सेकेंड टर्म है क्या, बाई अप्लाइंग हाई प्रेशर, अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ गैस कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर, करा कि इसकी वजह से अगर हम हाई प्रेशर करेंगे तो बहुत सारे गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम एक पास ला सकते हैं। जैसे हमारा गैस सिलेंडर 14 लीटर का होता है, 14 किलो का होता है कि हम बात करते हैं 14 किलो उसमें गैस आ जाते हैं, लेकिन उसमें मैक्सिमम अगर हम बहुत कंप्रेशन भी देंगे ना तो कंप्रेस करके उसमें 19 किलो तक गैस भरा जा सकता है, क्योंकि गैस पर जब हम कंप्रेस करते हैं तो उसके सारे पार्टिकल्स एक जगह कंप्रेशन के बाद आ जाते हैं। थर्ड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे ड्राई आइस कहा जाता है, इज चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड। कह रहा कि जो ड्राई आइस होता है वह लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैस में आ जाता है। When the pressure is reduced 1 atmospheric pressure, जैसे उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है। अक्सर आप शादी विवाह में गए होंगे तो एक धुआं देखते होंगे कि अक्सर फंक्शन वगैरह में एक धुआं आपके आसपास दिखाई देता होगा कि एक अलग तरह का व्हाइट कलर का स्मोक निकल रहा है, फंक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो वो ड्राई आइस होता है, आप उसे जब टच करेंगे तो देखेंगे कि वो आइस की तरफ है, लेकिन जैसे ही उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज होता है और हम उसे उसमें पानी में डालते हैं तो वो तुरंत डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो भी प्रेशर के चेंज की वजह से ही ऐसा होता है। दस स्टेट ऑफ मैटर, इसका मतलब यह है कि स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका सेंस यह है कि किसी भी गैस के लिए अगर हम बात करें, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इन तीनों मैटर के स्टेट के लिए हम इन दूसरों को चेंज कर सकते हैं। क्या करके? इनके टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करके। अब टोटल हम लोगों ने जो भी टर्म्स पढ़े हैं उसका शॉर्ट टर्म्स हम जरा देखते हैं। हमारे पास सॉलिड में है कुछ, चलिए हम सॉलिड में मान लेते हैं हमारे पास वाटर है, वाटर है और ये जो है वाटर या आइस फॉर्म में है, तो आइस आपका सॉलिड होता है। अब सॉलिड को क्या करते हैं कि सॉलिड, देखिए ध्यान दीजिए, एरो कहां जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहा है, तो इस ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। दैट प्रोसेस इन विच द सॉलिड सब्सटेंस converted into the liquid substance या converted into the solid to liquid is known as melting. At that point in which this process happened is known as a melting point. कह रहा है कि कोई आइस है, जब वह मेल्ट होगा तो वह किसमें बदल जाता है? वाटर में। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहा जाता है। और ठीक इसका अपोजिट होता है कि कोई लिक्विड हो, और देखिए लिक्विड से एरो किधर आया है? सॉलिड की तरफ। अगर कोई लिक्विड हो और वो सॉलिड से में डायरेक्टली चेंज इनटू लिक्विड टू द सॉलिड, या अगर वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग प्रोसेस। फ्रीज आपका यही काम करता है कि आप पानी रखते हैं और उसे वो फ्रीज करके आइस बना देता है, इसीलिए उसका नाम फ्रीज रखा गया, क्योंकि उसका प्रोसेस क्या होता है? फ्रीजिंग का होता है। अब बात करते हैं कि लिक्विड टू गैस। लिक्विड से अगर वो गैस में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग कहा जाता है, बॉयल होता है उस ऐसे टर्म में कि यह तब बदल जाता है किसमें? वेपर में, भाप में बदल जाता है, वेपर फॉर्म में बदल जाता है। तो वाटर जब बहुत ज्यादा उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, वो किसमें हो जाता है? वेपर फॉर्म में हो जाता है कि नहीं? भाप के रूप में। और ठीक उसका अपोजिट है कि कोई, ध्यान दीजिएगा, लिक्विड टू एरो दिया है तो ये बॉइलिंग दिखा रहा है, और अगर वही गैस टू लिक्विड होता है तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहा जाता है। एसी का काम यही होता है ना। आप जब एसी को ध्यान से देखेंगे तो बाहर जितनी भी हमारी वेपर फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको वो क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे लिक्विड में कन्वर्ट करके हमारे रूम टेम्परेचर को ठंडा करने लगता है।
आप इसीलिए जब एसी के पास आप खड़े होंगे तो देखेंगे अक्सर उसमें से पानी टपकता रहता है, तो वो आसपास के एटमॉस्फेयर से क्या करता है, वाटर के जो वेपर फॉर्म होते हैं उसे खींच लेता है और खींच करके वो कन्वर्ट कर देता है लिक्विड में। तो इसीलिए उसका नाम एसी है, ए फॉर एयर, सी फॉर कंडेंसर, कंडीशनर। तो यानी जो कंडेंसेशन करने का काम करे, एयर कंडीशनर। अब बात करते हैं गैस के बारे में। गैस, अब ध्यान दीजिएगा, गैस से अगर कोई डायरेक्ट सब्सटेंस सॉलिड में चेंज हो रहा है या कोई सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है, गैस में, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन का प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस में होता क्या है, जैसे कैंपर ले लीजिए यानी कपूर ले लीजिए, और जब आप कपूर को जलाएंगे तो जैसे ही जलाएंगे तो क्या वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है? नहीं, डायरेक्टली आपका सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए या आप नेफ्थलीन ले सकते हैं। इनकी गोलियां जो आती हैं, आप अगर कहीं रख देते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं और कुछ दिन बाद आकर के जब आप कपड़े को खोलते हैं तो उसमें वो गोली होती है नहीं, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड से गैस में। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस। और गैस से अगर वो सॉलिड में कन्वर्ट किया जा रहा है तो ऐसा प्रोसेस सब्लिमेशन ही कहलाता है, लेकिन उसका पर्टिकुलर नाम हम उसे डिपोजिशन कहते हैं। A surface phenomenon in which the liquid changes into the vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। अगर कोई भी लिक्विड उसके बॉइलिंग पॉइंट के बेलो यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही, अभी बॉइलिंग पॉइंट पर वो पहुंचा नहीं है। जैसे वाटर को बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही पहुंचने पर क्या होता है, वाटर इवोपोरेट होना चालू हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट और इवोपोरेशन में आपका डिफरेंस है। तो सरफेस फिनोमेना, किसी भी लिक्विड का वो सरफेस फिनोमेना जिसके थ्रू कोई लिक्विड जो होता है, लिक्विड चेंज होता है वेपर में एनी टेम्परेचर पर बेलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसे ही हम क्या कहते हैं? इवापोरेशन। यानी 100 डिग्री सेल्सियस गर्म होने से पहले पानी का इवापोरेशन 50 या 60-70 पर ही क्या होता है? इवापोरेट होना चालू हो जाता है। तो इसे हम इवापोरेशन कहते हैं। अब क्यों ऐसा होता है? पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड हैव हायर काइनेटिक एनर्जी than others, so they break the forces of attraction between the particles and escape from the surface of liquid in the form of vapors। कह रहा है कि ये क्यों ऐसा होता है। एक्चुअल में जब लिक्विड फॉर्म में, हमारा जो लिक्विड फॉर्म में पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ही जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो लिक्विड फॉर्म में जो पार्टिकल्स होते हैं उसके सरफेस एरिया पर जो भी पार्टिकल्स हैं उनका अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कम होने लगता है और धीरे धीरे उनकी बॉन्डिंग टूटने लगती है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो इवापोरेट होना चालू हो जाते हैं, वो लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। चलो बात करते हैं कि अब जो फैक्टर्स हैं ये इसको कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं इवापोरेशन की। चलो बात करते हैं रेट के बारे में। रेट इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन, कि ये कौन कौन से रेट हैं जो अफेक्ट करते हैं इसके इवापोरेशन के रेट को। पहला है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। एक्सपोर्ट सरफेस एरिया का यह सेंस है कि मान लीजिए बर्तन आपका जितना ज्यादा बड़ा होगा इवापोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप सिंपल घर पे क्या कीजिए कि एक थाली लीजिए, एक उससे बड़ी थाली लीजिए और एक बहुत बड़ा परात ले लीजिए, जो बड़ा वाला हिस्सा आता है, हम लोग अक्सर गाँव में या उसे पराती बोलते हैं। उन तीनों में बराबर मात्रा में आप एक लीटर उसमें पानी डाल दीजिए और उसे बाहर धूप में रख दीजिए। दोनों की टाइमिंग सेम रखिए और जब आप 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आकर के चेक करेंगे, हर घंटे आकर के चेक करते रहिए, उनका लेवल भी मेजर करते रहिए। आपको जब वापस उस पानी को जग में डालेंगे या जो भी मेजरिंग टर्म में आप डालेंगे, तो जिससे आप 1 लीटर उसे मेजर किए थे ना, उसमें सबसे कम पानी उसमें होगा जिसका सरफेस एरिया ज्यादा एक्सपोज होगा। क्योंकि एक सरफेस एरिया एक्सपोज होता है तो वो क्या करता है, वो इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज। कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, और अब आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को भी इंक्रीज करते हैं तो उससे भी हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। जैसे वाटर का ही हम ले लीजिए, नॉर्मल सरफेस एरिया पर आपका इवापोरेशन कम होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं इवापोरेशन और तेजी से होने लगता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर इवापोरेशन क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी मींस होती है आपकी नमी, आर्द्रता। क्या? व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर यानी डिग्री एंड
डैम्पनेस ऑफ एयर, अगर हम डिग्री या डैम्पनेस ऑफ एयर की बात करें, इज लो, अगर ह्यूमिडिटी कम है, देन इवापोरेशन इज इंक्रीज, तो इवापोरेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट मोर ह्यूमिडिटी लेस इवापोरेशन, ऐसे समझिए कि इवापोरेशन जैसे गर्मी के महीने में बहुत कम होता है, गर्मी के महीने में जो होता है ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, तो इवापोरेशन आपका क्या होता है, बहुत अधिक होता है, इसीलिए कपड़े गर्मी में क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन ठंड के समय ऐसा नहीं होता, उस समय बाहर ह्यूमिडिटी यानी नमी बहुत ज्यादा होती है, तो इवापोरेशन क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, इसलिए ठंड में कपड़े क्या होते हैं, बहुत लेट में सूखते हैं। बात करते हैं हवा की, व्हेन द विंड ऑफ स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन आल्सो इंक्रीजेज, तो इसीलिए जब ठंड के समय हमारे कपड़े नहीं सूखते तो हम क्या करते हैं, उन्हें ला करके पंखों के नीचे डाल देते हैं, ताकि हम जानते हैं कि विंड ऑफ स्पीड अगर इंक्रीज करेगा तो हमारा इवापोरेशन का रेट भी इंक्रीज करेगा। धूप हो या ना हो, अगर हवा बहती रहे तो कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। क्यों, इसका रीजन क्या है कि विंड ऑफ स्पीड अगर इंक्रीजेज करता है तो इवापोरेशन की रेट भी इंक्रीज करेगी। इवापोरेशन ऑलवेज काजेज कूलिंग, कह रहा है कि अगर इवापोरेशन की हम बात करें तो वो ऑलवेज काजेज कूलिंग, वह ठंड होने के कारण ही, उसकी नमी आने के कारण ही, कूलिंग इफेक्ट के कारण ही होता है इवापोरेशन। कैसे, द कूलिंग काज्ड बाय इवापोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवापोरेट्स इट्स टेक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन from the surrounding when its loosening heat get cooled। तो अब जैसे समझिए कि बाहरी टेम्परेचर जो है आपका एटमॉस्फेयर का बहुत ज्यादा है, और आपका जो सरफेस एरिया, जो आपका जो भी जहां से भी आपका वेपराइजेशन होना है, उसका लेटेंट हीट क्या होगा, कम होगा। तो जब अगर आप टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे तो बाहर एटमॉस्फेयर में जो आपका इंक्रीजिंग लेयर बढ़ेगा, उसकी वजह से वो उसका भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा, और वो जैसे ही भाप बनेगा बाहर टेम्परेचर में जाएगा तो वहां क्या है, नमी है, और वहां आपका टेम्परेचर अगर इससे डाउन रहा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओस का गिरना क्या होता है, इसी बेसिस पर नापांड होती है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में जितने भी हमारे वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वो लेटेंट हीट ऑफ कूलिंग की वजह से एक समय के बाद वो क्या हो जाते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो ओस के रूप में गिरने लगते हैं। तो कूलिंग इफेक्ट एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से भी इसको, इसीलिए इसको कहा जाता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होने के रीजन की वजह से यह अपना हीट होने लगते हैं, जिसकी वजह से कूल होते हैं और वो इवापोरेट होने लगते हैं। इसके एग्जांपल से क्या है, वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर टू कीप अस कूल एंड कंफर्टेबल एज अ कॉटन एज अ गुड एब्जॉर्ब ऑफ वाटर। इसका एक ऐसे समझ जाइए कि गर्मियों के महीने में हम कॉटन के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि पहनने में तो पहले वो कंफर्टेबल होता है, और दूसरा होता है गुड एब्जॉर्बर होता है किसका, वाटर का। सो इट एब्जॉर्ब द स्वीट फ्रॉम आवर बॉडी, वह हमारे शरीर से पसीने को क्या कर लेता है, सोख लेता है, एंड एक्सपोजेज इनटू द एयर फ्रॉम इवापोरेशन ऑफ स्वीट दस कूल्स आवर बॉडी, और जब वो और हमारे बॉडी से उसको क्या कर देता है, जैसे ही हमारी बॉडी ठंडी होती है वो उसको एक्सपोज करना चालू कर देता है और हमें ठंडक का महसूस होता है। तो इसीलिए गर्मी में हमें कॉटन वाले कपड़े पहनने चाहिए, और वो देखिए कूलिंग इफेक्ट की वजह से ही इवापोरेशन उसका होता है। ऑफन आफ्टर पीपल स्प्रिंग्स वाटर ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग, ऑफनली अगर हम बात करें, इसकी ये सेंस हटा दीजिए आप, तो पीपल स्प्रिंग वाटर ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग द समर, करा कि लोग जो होते हैं गर्मियों में पानी का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। 10 वाटर टेक्स हीट फ्रॉम द ग्राउंड, जिसकी वजह से ग्राउंड से वो क्या करता है, वाटर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड सराउंडिंग एयर टू इवापोरेट, और अपने आसपास में क्या करता है, उसका इवापोरेशन करना चालू हो जाता है। तो हम जब गर्मी के महीने में हम पानी का छिड़काव करते हैं तो कुछ समय पश्चात अगर हम वहां उस जमीन पर जाएं तो हमें उसका इवापोरेशन देखने को मिलेगा, हमको महसूस होगा कि यहाँ से ये वेपर क्या हो रहा है, यह जो लिक्विड था वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर फॉर्म में, दस मेकिंग द प्लेस कूल, जिसकी वजह से जमीन वहां की क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है।